अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सजाद अकरम। आओ बात करते हैं कि अगली नशिस्त में हाजिर हैं। आज के मेहमान एक डिज़ाइनर हैं, फोटोग्राफर हैं। 99 में एडवर्टाइजिंग कैरियर अपना स्टार्ट किया। कसूर से उनका ताल्लुक़ है। बचपन में इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद में सारी एजुकेशन है। 99 के बाद उन्होंने MPL, चैनल 7 और ओरियन मैकन एरिक्सन में अपने एडवर्टाइजिंग का आगाज़ किया। उसके बाद 2000 में वो दुबई मूव हो गए अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, और उसके बाद वहीं पर एज ए डिज़ाइनर काम किया। और अब एक अरसे के बाद उन्होंने एज अपने आप को जो फोटोग्राफी का उनका शौक था, फैशन फोटोग्राफी में कदम रखा, और आज एक वहाँ के मायनाज एक फोटोग्राफर के तौर पे जाने जाते हैं। और इस सब से बढ़कर मेरे बड़े भाई हैं, जिनकी वजह से आज मैं इस फील्ड में हूँ। और इस नुक्ता के जो सारी शुरुआत है, ये मेरे उस सारे सफ़र में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो वेलकम करते हैं मेरे बड़े भाई और मोहम्मद सैफ अकरम को। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया। आज हम एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म पर बैठ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, जो कि घरेलू बातचीत से बहुत हटकर है। और बातचीत तो हम करते रहते हैं, लेकिन खुश आमदीद अब बात करते हैं। मैं उसी तरह बहुत फॉर्मल नहीं होना चाहूँगा, और आप सबसे भी उसी तरह तारुफ करवाऊँगा और बातचीत भी करूँगा। भाई बताएं कि कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ, कि कैसे समझा कि मुझमें एक डिज़ाइनर है, कहाँ पे वो पिंच हुई बात, कहाँ से इंस्पिरेशन हुई, कुछ अपने बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। शुरुआत तो बहुत छोटा था। आई थिंक 7th 8th में था। तो मेरे अब्बा के एक दोस्त हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, नॉट श्योर के लिए वो कहाँ पे, उनका नाम पोइट है वो, एतबार साजिद। तो उनकी मैं बुक्स देखता था, जब वो बुक्स लेके आते थे, नई उनकी पोइट्री की बुक्स आती थी, तो वहाँ से उनसे मैंने पूछा कि अंकल ये कैसे होती हैं, ये तो ठीक है अंदर की तो आपने लिखा हुआ है, ये जो कवर आपने डिज़ाइन किया हुआ है कलरफुल, ये कैसे होता है। तो उन्होंने बताया कि बेटा ये एड एजेंसी से होता है। तो वो टाइम गुजरता गया, बीच में टीन एज ये वो। तो फाइनली मैं जो अपनी स्टडी शुरू करी, यानी प्रोफेशनल स्टडी यू कैन से, कंप्यूटर पढ़ने गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। छोटा सा होता था H9 में, यही इस्लामाबाद में। वहाँ पे जो मेरा पहला ही कोर्स था वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का था, और उसके अंदर जब मुझे पढ़ाया गया कोरोड्रा एंड फोटोशॉप, तो फिर वो जो पुरानी हिस्स थी वो जागी, और फिर थोड़ा सा इंटेरोगेट करना शुरू किया कि ये कहाँ पे, कौन से प्रोफेशन में कहाँ होता है, कौन सी कंपनीज हैं। वो फिर मुझे बताया गया सीनियर्स की तरफ से, मेरे एक दो टीचर्स थे, उन्होंने बताया कि ये ओरिएंट मैकन एड एजेंसी है, वहाँ पे जाके आप थोड़ी सी इंटर्नशिप वगैरह, अगर आपको शौक है, इस प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो जाओ। तकरीबन 5-6 महीने वहाँ पे चक्कर लगाता रहा मैं इंटर्नशिप के, फिर अल्लाह ने सुन ली, और उसके बाद वहाँ पे इंटर्नशिप मेरी शुरू हुई। वहाँ पे जो सीनियर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया, उनके काम से इंस्पायर हुआ। ओरिएंट मैकन के बाद मैं MPL गया। MPL में बहुत ज़्यादा गाइड किया गया मेरे, जो मैं आज तक उन लोगों को अपना मेंटोर मानता हूँ। अमजद शहजाद साहब हैं, शबीर साहब हैं, और बाकी उनके जो कोलीग्स हैं, तो वो मेरे लिए, मेरे वो आज तक मेंटोर हैं डिज़ाइन वर्ल्ड में। उन्होंने हाथ पकड़ के, जैसे आप लिटरली कहते हैं ना कि बेटा ये काम नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करता है, जैसे अपने छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, वो चीज़ें उन्होंने वो की। तो वो फिर उसके बाद चैनल 7 मूव हुआ, वहाँ पे प्रॉपर्ली जॉब्स वगैरह शुरू की। उसके बाद एक टाइम आया कि मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया गया। फिर वहाँ पे जो मेरे अबू वहाँ पे होते थे, तो वहाँ पे इंपोर्ट किया गया अबू ने, तो मैं लिटरली इसको, तो वहाँ पे कैरियर शुरू किया। तो अभी तक ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र चल रहा है, और होपफुली के चलता रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने सुना कि सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, इंस्पिरेशन हमारे बहुत मोहतरम और बहुत प्यारे शायर, और कि वहाँ से उनको उनकी बुक टाइटल से कहीं इंस्पिरेशन मिली, और वहीं से सफ़र शुरू हुआ। दुबई जाना, अब उस दौर में गए हैं जब एक नारा भी चलता था, चलो चलो दुबई चलो। तो
उस वक्त भी और शायद आज भी हम कहीं रिलेट कर पाते हैं कि जो हालात चल रहे हैं कि हम स्पेशली नई नस्ल जो है दूर जा रही है कमाने के लिए, मुआशी हालात के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो क्या समझते हैं कि आज भी शायद वही 20, 25, 30 साल के फासले में कोई तब्दीली समझ आती है कि है बेहतरी है, या वही हालात अभी भी हैं पाकिस्तान के? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब मैं छोटा था ना, तकरीबन मैंने मीन्स के 9, 10th, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कॉलेज का, फिर प्रोफेशनल स्टडीज़, तो स्पेशली आई थिंक जो दादी अम्मा थी हमारी, वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि तुझे दुबई भिजवा देना। और हमारी थोड़ा सा ये होता था कि बैकग्राउंड में जो घर में नालायक होता था ना, सबसे उसको कहते थे कि इन्हों दुबई कला देना। वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी पिंच करती थी कि यार नहीं, तो मैं उनको यही कहता था कि मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ, मुझे एक्सपोर्ट कर दिया गया यहाँ से। वहाँ पे अबू थे, उन्होंने वो बुला लिया। कुछ हालात ऐसे थे कि मुझे सारा कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ा। वहाँ पे जब गया तो एक डिफरेंट वर्ल्ड था। मीन्स के वो कह लें कि जैसे इस्लामाबाद में अगर आप मेट्रो करते कि पाकिस्तान से सब लोग हर तरफ से पाकिस्तान से, तो वहाँ पे लोग जो है कि हर जगह से दुनिया में आए हैं। एक डिफरेंट वर्ल्ड, हर घर में एक नई दुनिया होती है। तो वो चीज़ें दुबई में, बाकी आपके क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये थोड़ा सा पेनफुल है मेरे लिए भी, बीइंग ए ट्रू पाकिस्तानी, हॉनेस्ट पाकिस्तानी, कि पाकिस्तान से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो ठीक। हाँ, जाना चाहिए, दुनिया एक्सप्लोर करनी चाहिए, वापस आके भी करना होता है कि, लेकिन जो सबसे जो तकलीफ दह चीज़ होती है वो चीज़ होती है कि जो पाकिस्तानी जो लेबर क्लास में वहाँ पर काम जो करते हैं, तो वहाँ पर जाकर तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, वो नहीं देखी जाती। कि जैसे यहाँ पे कई मिसालें देखी हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में कि यहाँ पे वो बंदे अपनी ठीक ठाक ठाट बाट से रह रहे होते हैं, वहाँ पे जाके वो लेबर कैंप की लाइफ जिन्होंने गुजारी है वो उनको पता होगी। हमें इसके बहुत सारे लोगों की अच्छी भी गुजरी है, लेकिन बेइंतहा लोगों की वो इट्स अ पेनफुल लाइफ। इट्स फॉर मी इट वाज लाइक इन अ सब जेल और जेल। तो ये चीज़ें हैं। मेरे कई दोस्त थे, जब मैं वहाँ पे लाइफ गुजार रहा था, तो वो एज एन डिज़ाइनर, तो वो बड़ा हैरान होता था कि तुम वहाँ पे रह रहे हो। बट ये लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। बट मेहनत और ये चीज़ें, माँ बाप की दुआएं, मेहनत, ये सब रंग लाती हैं। थोड़ा सा वापस पीछे जाएंगे उस सफ़र पे कि जब एक हमारे यहाँ आज भी बहुत हद तक बेहतरी आ चुकी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, जो प्रोफेशनली डिग्रीज और स्पेशली आर्ट के हवाले से देते हैं। तो आर्ट की जब आप अपने कैरियर चूज़ कर रहे थे, आप किसी तरह फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले सके, आप सेल्फ टॉट हैं, फिर एजुकेशनल प्रोफेशनल लाइफ में जाके अपनी ट्रेनिंग ली, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाके की, डिज़ाइनर्स के साथ बैठा, प्रोफेशनल लाइफ में आपने सीखा। तो आज भी कहीं ना कहीं वो दौर है कि नहीं हर बंदे को, हर एक जवान को वो प्लेटफॉर्म मिल सकता कि वो आज भी एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाके एक ट्रेनिंग ले, एक अपने आप को किसी प्रोफेशनल डिग्री ओरिएंटेड अपने आप को लेके चले। तो क्या समझते हैं कि ये 25-30 साल का जो सफ़र है, इसमें नो डाउट बेहतरी तो है, बहुत बेहतरी है कि आज भी जिस यूनिवर्सिटी में जाए वहाँ पे फाइन आर्ट्स डिज़ाइन का डिपार्टमेंट एटलीस्ट ज़रूर है, लेकिन उस 25-30 साल का लंबा गैप है, क्या वो उसको फुलफिल कर पाए या कवर कर पाए? थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं था, मुझे ज़रूरत थी कि मुझे कोई प्रोफेशनली गाइड किया जाए कि मैं इस प्रोफेशन में कैसे आऊँ, या इस प्रोफेशन का जब मुझे नहीं पता था। मैं जब ओरिएंट के बाद MPL में गया, तो वहाँ पे हमारे एक म्यूचुअल दोस्त हैं खुरम, तो वो मुझे जब पता चला कि यार ये खुरम जो है NCS वो हुनरकदा से आया, तो मैंने उसको बोला कि यार हुनरकदा कहाँ पे, मैं भी जाना चाहता हूँ। लेकिन जब उसी दिन शाम को जब मैंने अपने आप को सेल्फ एनालाइज किया कि मैंने आज सारा दिन क्या किया है, अक्सर मैं करता हूँ, तो वो
मैंने ये सोचा कि यार मेरे ऊपर से तो पानी गुजर चुका है, मैं अब नहीं जा सकता। तो वो चीज़ थी कि मुझे उसी लम्हे मैंने डिसाइड किया कि जो कुछ मैंने करना है ना, मैंने देख के सीख के ज़माने से किसी ना किसी तरीके से मुझे इनके लेवल पे आना है। और अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी आपके पॉइंट पे आते हैं कि वो जो किस लेवल पे होनी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ जब मैं आमिर कॉलेज में था तो वो FA BA FSc BSc ये चीज़ें थी। प्रोफेशनल स्टडीज़ का नहीं होता था, नहीं पता था, कोई गाइड करने को तैयार नहीं था। अगर कोई गाइड किसी ने किया तो वो एक तो वो गाइड करने के लिए इतने थे नहीं, अगर किसी ने किया तो वो सही नहीं किया। मैं सिर्फ ये वर्ड यूज़ करूँगा, आई हैव बीन मिसगाइडेड। और उसके बाद लेकिन जब अब यहाँ पे आए हैं, अब उसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम वापस आया था 2003 में, तो पूरी दुनिया चेंज थी। उसके बाद उन दिनों में प्रोफेशनल स्टडीज़ शुरू हो रही थी, प्रोफेशनल ग्रेजुएशंस शुरू हो रही थी। उससे फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को पता चल रहा है। अभी ये कि जो हमारी नई नस्ल है वो बहुत आगे चली गई है, वो जाते हैं। अब वो बहुत कम होता है कि जना कि FA की या FSc की हुई या BA या BSc की हुई है। आपको इंजीनियर्स मिलेंगे, आपको लॉ ग्रेजुएट मिलेंगे, आपको साइंटिस्ट मिलेंगे, वो सब चीज़ें मिलेंगी, आपको डॉक्टर्स मिलेंगे। वो चीज़ें अब ग्रो कर रही हैं। काम कहाँ पे होना चाहिए? हमारे कॉलेजेस में होना चाहिए, गवर्नमेंटल लेवल पे होना चाहिए कि वो लोग गाइड करें। आई मीन्स कि ठीक है बच्चे ने प्रोफेशन अपना खुद चूज करना है, लेकिन उसको गाइड किया जाए कि दिस इज गुड दिस इज बैड। आपने देखा होगा कि डॉक्टर का बेटा हमेशा या बच्चे उसके डॉक्टर्स बनने को, क्यों? आर्टिस्ट का बेटा वो ये कि मैंने इसी लाइन में जाना है। क्यों? क्योंकि घरों में डिस्कशन हो रहा होता है, उनके आमिर के डाइनिंग टेबल पे बैठे वो चीज़ें डिस्कशन हो रही थी, आज ये किया आज वो किया। हम लोग जिस लेवल से उठ के ऊपर आए वहाँ पे ये चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं थी। आल्दो के हमारे पेरेंट्स भी थे, गाइड करते थे, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो बस ऐसे ही चल रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो पहुँच जाते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रेशर शायद एक माशी हालात का भी होता है कि जो स्पेशली जो लोअर मिडिल और मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उन पर बहुत बड़ा प्रेशर है कि 5-5 8-8 घर के मेंबर है और जाहिर सी बात है कि अगर वो नहीं एक वालिद सपोर्ट कर पा रहे और प्रोफेशनल स्टडीज़ कोई आसान और हमारे यहाँ कोई इतनी फिजिबल भी नहीं है कि उनको हर बंदा एक घर में 5-6 बच्चों को पढ़ा भी सके। तो ये हालात आज भी हैं। बीच में की बात आई कैरियर काउंसलिंग की। कैरियर काउंसलिंग आज शायद एग्जिस्ट कर रही है हमारे यहाँ। काउंसलर्स बहुत हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि आप मोटिवेट करते हैं कि जी आप इस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में जाएं, या एटलीस्ट उस फील्ड में जिसमें आप अपने आप को समझते हैं कि ये मेरा हुनर है। कैरियर काउंसलिंग का आज जैसे आप जैसे मेंटोर्स और जो प्रोफेशनल्स हैं, बेसिकली तो आप ही काउंसलर्स हैं जो नई नस्ल के, जो हमारी अगली नस्ल है। हम लोगों ने उनको गाइड करना अपने प्रोफेशन के थ्रू, इंस्पिरेशन के थ्रू। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को इंस्पिरेशन ज़रूर मिलती है। तो क्या इस बारे में कहेंगे कि आज जो भी मेंटोर्स हैं उनको इस वे में कितना ज़रूरी है अपना ये काम अदा करने में? सबसे पहले जो काउंसलिंग होती है ना वो घर से होती है जी। घर के बाद फिर स्कूल, फिर सोसाइटी, फिर बच्चे के जिन्हें के दोस्त, ये चीज़ें। अक्सर बच्चे होते हैं कि वो जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है तो वो देखते हैं कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, या मेरे जो बड़े हैं, मेरे वालिद हैं, चाचा हैं, मामा हैं, वो क्या करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चे में ये होती है कि हम बीइंग ए पेरेंट्स या बीइंग ए एल्डर्स, इवन के बड़ा भाई होने के नाते भी वो चीज़ें आपको कि आपका जो छोटे हैं इसके जो जिसको काउंसलिंग की ज़रूरत है उसके वो क्या कर सकता है, उसके अंदर जो है कि वो चीज़ें तलाश करनी पड़ती हैं, उसको राइट करना। लेकिन एक चीज़ जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा पेनफुल कर दी है कि जैसे मैंने बोला आई हैव बीन मिसगाइडेड। तो अगर आप किसी को गाइड नहीं कर सकते तो आप उसको मिसगाइड ना करें। ठीक है, मैं अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में मैं एक नहीं दफ़ा, मैं बहुत दफ़ा मिसगाइडेड हूँ। वो मीन्स के
आई डोंट नो कि कुड बी एनी रीजन, कुड बी उनकी लाइफ, कुड बी उनका कुछ भी एनीथिंग। तो उस वजह से अगर आप बीइंग एन हॉनेस्ट पर्सन, तो आप उसको सिर्फ मिसगाइड ना करें, तो वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और रही काउंसलिंग की बात, वो चीज़ें लाजमी कॉलेज स्कूल आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बच्चों की मेंटालिटी में ब्रेन जो है उस हद तक ग्रो नहीं किया होता। तो कॉलेज और उसके बाद फाइनली यूनिवर्सिटी, उसमें ग्रो करना आपका मेंटली वो चीज़ें थे। और वहाँ पे जो आपके टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर साहबान होते हैं, जैसे आप हो, आपने उनके अंदर देखना होता है कि उनके अंदर कैपेसिटी लेवल क्या है। उस कैपेसिटी के हर बच्चा अप टू 10 मार्क्स नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं कि वो 2-3 मार्क्स हैं। लेकिन जब ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने देखा भी ये चीज़ें कि जो बच्चा स्ट्रगलर होता है ना स्कूल लाइफ में, वो स्ट्रगल करते 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 कहीं ना कहीं टाइम वो मुकाम पे पहुंच जाते हैं। आल्दो उनको थोड़ा सा जो स्ट्रगल स्पैम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वक्त ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर आपने बच्चे के माइंड में ये चीज़ बिठा देना कि यार एनी टाइम आई कैन डू इट, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा होता है बच्चे में कि यार ये बच्चा जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसगाइडेड, ये सब थोड़ा सा भी हुआ हमें ट्रैक से हटा तो वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा, उसको वापस लाना मुश्किल होता है। जो स्ट्रगलर होते हैं उसमें उनको माइंड सेट करना होता है, उनको पता होता है कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, चाहे गोल छोटा हो बड़ा हो। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा यही चीज़ है कि मैंने जो मेरी लाइफ का मेंटोर है, ठीक है, उससे मैंने यही चीज़ सीखी, रोज़ सीखता हूँ उससे, उसको देख के कि उसका गोल एक था, उसके बाद ये गोल अचीव किया, दूसरा गोल उससे बड़ा गोल, वो गोल अचीव किया, उससे बड़ा गोल। तो वो यही चीज़ें हैं कि आपने एक या तो बड़ा गोल रखना है, सारी लाइफ स्पेंड करते हैं उसको अचीव करने में, या फिर आप स्टेप बाय स्टेप वो चलते हैं। जी, बात हो रही थी कि काउंसलिंग की, गाइडेंस की, और मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन उस्ताद वही होता है जो किसी भी शागिर्द को या किसी भी सीखने वाले को एक राह दिखा दे। मंजिल तक पहुंचना तो उसकी अपनी किस्मत भी है, उसकी मेहनत भी है, लेकिन रास्ता दिखा देना और उस पर उसको पुश करते रहना कि यस आप ये कर सकते हो, यही मेरे ख्याल है एक उस्ताद का सबसे बेहतरीन काम है। हम एक वक्फा देंगे छोटा सा, जिसमें आप सैफे का काम देखेंगे कि फोटोग्राफी में आए और फैशन फोटोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और एक नामी ग्रामी दुबई में अपना ब्रांड लेके चल रहे हैं। तो आप कुछ काम देखेंगे और उसके बाद हम उनके काम पे बात करेंगे कि कैसे उनकी ट्रांजिशन हुई, या अभी भी जो है डिज़ाइन और फोटोग्राफी को दोनों को रिलेट करके काम कर रहे हैं। तो वक्फे के बाद हम उस पर बात करेंगे। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।
आपने काम देखा उस पे मैं जो फोटोग्राफी कहाँ से उनमें वेरिएशन आती रही और काम कैसा आपने भी उस पर देखा। हम पूछेंगे अपने मेहमान से भाई से कि विजुअल्स से खेलते हुए जब आप डिज़ाइन बनाते थे, कैंपेन्स करते थे, तो कहाँ से एक वो अंदर का फोटोग्राफर छुपा हुआ डिस्कवर हुआ कि मुझे ये फील्ड मुझे ज़्यादा मैं इसमें हूँ, तो कुछ उसके बारे में बताएं। थोड़ी सी लंबी स्टोरी है। आपको याद होगा कि 2008-2009 में थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड जो है एक रिसेशन आया था। तो वो कहते हैं ना कि कुछ बुरा होता है तो वो कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता है पीछे, या किसी अच्छे के लिए होता है। तो मैं जॉबलेस हो गया वहाँ पे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। खैर वो तकरीबन साल एक लगा अपने ट्रैक में दोबारा आने में, जॉब और उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें। तो 2010 के एंड में ना मैंने सोचना शुरू किया कि यार मुझे अपनी डिज़ाइन के साथ साथ मुझे डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ और करना चाहिए जो मुझे स्ट्रेंथन करे। तो उसके लिए मैंने 3-4 चीज़ें जो शॉर्टलिस्ट की, जैसे कॉपी राइटिंग थी, स्केचिंग थी, या इलस्ट्रेशन आप कह लें, पेंटिंग, प्लस जो है ना कि मैंने ये देखा कि यार और मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे फोटोग्राफी में थोड़ा सा स्कोप नज़र इसलिए आया कि जैसे ही डिज़ाइन में मुझे कुछ कैंपेन करनी है तो वो मैं फोटोग्राफर्स को गाइड करता था कि मुझे क्या चाहिए, या कुछ नहीं हुआ तो खुद ही कैमरा पकड़ के लगा लिया। तो वो थोड़ा सा मुझे अट्रैक्ट किया। थोड़ा सा शौक पहले भी था। कैमराज हर किसी के पास होते हैं, आजकल तो फ़ोन में कैमराज हैं, तो वो हर बंदा फोटोग्राफर होता है। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा सा, फिर मैंने उसको परसू करना शुरू किया। लकीली मुझे वहाँ पे मेरे टीचर्स मेंटोर मिले, माशाल्लाह उनका बड़ा नाम है। तो उन्होंने मुझे बताया, उनके पास गया, फोटोग्राफी प्रॉपर स्टडी की, आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। फिर मुझे थोड़ी सी अट्रैक्शन हुई फैशन वर्ल्ड में। फैशन वर्ल्ड में जब मैं इंटर करना शुरू किया, लोगों को अप्रोच करना शुरू किया, स्ट्रगल टाइम्स था, अभी तक स्ट्रगल टाइम चल रहा है और कुड बी एंड आफ्टर लाइफ जो है वो चलता रहे। क्योंकि आर्टिस्ट की मुझे पता है कि वो कभी भी मास्टरपीस तैयार नहीं होता, उसका हमेशा जो मास्टरपीस होता है वो कमिंग सून होता है। तो वो चीज़ें चलती नहीं, स्ट्रगल करता रहा, आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ये साइकिल चल रहा है। साइकिल चलने की बात हुई और आपने उसकी बात की, साइकिल चलता रहना चाहिए। और आपने शुरू किया जब आपने वो एक सेशन का टाइम जब आया, तब आज कम से कम उसको 12 साल से ज़्यादा हो गए। भाई आपने आपके हम उस कैरियर की बात स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपने डिज़ाइन सीखना शुरू किया। नो डाउट आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की टूल बेस्ड, जब आपने NIE से सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग ली। क्या फ़र्क है आज भी जिस दौर में है बच्चे, ऐप्स, फ़ोन्स, डिजिटल मीडिया का दौर है, गैजेट्स बच्चों के पास हैं, क्या ऐसा गैप है जो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी एक डिज़ाइनर में और एक कंपोज़र में, या एक जो टूल ऑपरेटर है उसमें, और उसमें कितना फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा। मैं अपनी बात करता हूँ कि जो चीज़ें हम लोगों ने, खैर वो टाइम ऐसा था कि लोग कंप्यूटर को बड़े गौर से देखते थे कि क्या चीज़ है, हमें इतना भी नहीं था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास लोगों की, तो वो चीज़ें फ़र्क होता है। हम लोगों ने, स्पेशली मैंने, जो चीज़ें हमें फीसिस पे करके जो सीखी थी, वो आजकल के आई थिंक हमारे जो बच्चे हैं वो आई थिंक 3rd-4th स्टैंडर्ड में उनको सारा ऑफिस पता होता है। ठीक है, नहीं पता होता तो उनको पता होता कि विंडोज़ कैसे ऑपरेट करना है, हमें नहीं पता थी। बिल्कुल ये चीज़ें, अब वो जनरेशन गैप, हमें जो चीज़ है, आज की जनरेशन वो मच फास्टर है। उनको क्या करना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें सबसे पहले उनको राइट वे में गाइड करना है। हमें उनको उनके हाथ पे नहीं छोड़ना। उनके हाथ पे छोड़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डी ट्रैक हो जाएंगे। हम शायद उतना डी ट्रैक नहीं हुए जितना वो, क्योंकि हमारे यहाँ
क्या था कि इतना मीडियम नहीं होता था। हम जब ग्रो कर चुके थे, फाइनल स्टडीज में, हम इसके फाइनल प्रोफेशनल स्टडीज में आए थे, तो उस वक्त था कि हमें इंटरनेट था। आजकल के बच्चे पैदा बाद में होते हैं, पहले इंटरनेट यूज़ करना सीख रहे होते हैं। तो वो चीज़ें हमें उनको राइट वे में गाइड करना है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक कॉलेज फ्रेंड थे, तो वो अपने भाइयों में सबसे छोटा था। तो उसके बड़े भाई ने, जब हम लोगों की कॉलेज ख़त्म हुआ, इंटर स्पेशली, तो उसके बड़े भाई ने उनको बिठाया कि बेटा, दिस इज़ द राइट वे एंड दिस इज़ द रॉन्ग वे, चॉइस इज़ योर्स। जो कुछ भी है तुम्हारा, ये तुम्हारे पास है, जो भी इनहेरिटेंस में आया था, अब आपने चूज करना है कि ये राइट वे में जाना है और रॉन्ग वे में, और दोनों बता दिए कि दोनों में होता क्या है, ताकि अगला स्टेप भी ये नहीं कि आप जाके एक्सपीरियंस करो और फिर ऑफ कोर्स जब आप बच्चे के सामने सारा कुछ रख देंगे तो वो चीज़ें होंगी। वो उसको बता दें कि अगर आप रॉन्ग वे में जाओगे तो आगे क्या होगा, राइट वे में जाओगे तो आगे क्या होगा। ये चीज़ें हैं। बाकी आपकी जो बात रही कि हमें इसके टूल और डिज़ाइन में सबसे बड़ा फ़र्क होता है थिंकिंग का। फॉर मी डिज़ाइन कहीं भी हो, पीस ऑफ आर्ट कुछ भी हो, वो आपके माइंड में होता है। जो आप करना चाहते हो वो पहले आप अपने माइंड में पिक्चर बनाते हो, एक इमेज बनाते हो, वो आप ड्रॉ करते हो। वो डजेंट मैटर आप पेंसिल से स्केच कर रहे हो, वो आप कंप्यूटर पे ड्रॉ कर रहे हो, या कैमरा से आप कुछ फ्रेम कर रहे हो। ठीक है, तो वो जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो थिंकिंग होती है, वो थॉट होता है पीछे। आप पेंट भी कर रहे हो तो आपके पहले माइंड में पिक्चर होती है। वो चीज़ें जब आपके माइंड में कुछ क्लियर नहीं होगा तो वो आपको नहीं पता चलेगा। यही सबसे बड़ा चीज़ होती है कि आप एक टूल ऑपरेटर और एक आर्टिस्ट में जो ग्रेजुएट होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ टूल आप कभी भी सीख सकते हैं। मैंने भी पहले टूल ही सीखे थे, उसके बाद मुझे थॉट्स ये प्रोसेस होने में टाइम लगा। मेरा टाइम स्पेन जो है थोड़ा सा लंबा है। मैं शायद आगे भी हूँ पीछे हूँ, वो डिपेंड करता है। लेकिन जो टूल ऑपरेटर और ये चीज़ें, टूल ऑपरेटर भी समहाउ वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, मेरे जो उस्ताद जिनको मैं गुरु मानता हूँ अपने, वो लोग सैनमा के बोर्ड पेंट करते थे, या एक जो है वो ये जो पाकिस्तान की जो ट्रक आर्ट है वो करते थे। आज उनके लेवल पे शायद मैं पहुंच सकूं। उनका लेवल जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है आज के दौर में, आज के एडवर्टाइजिंग के दौर में वो बड़े नाम है यहाँ पे। तो वो चीज़ें कि आप अपने ऊपर कैसे अप्लाई करते हो, लेकिन जब बच्चे को आपने शुरू करवाना है तो मेक श्योर आप करें कि उनको प्रोफेशनल स्टडीज़ में जब आप थिंकिंग आ जाएगी तो वो खुद ब खुद सीख लेंगे। बिल्कुल बात हो रही थी थिंकिंग और जो बेसिकली थॉट प्रोसेस है कि कैसे किसी आइडियोलॉजी को आपने किसी अपने मीडियम के थ्रू लेके आना है अपने प्रोफेशनल कैरियर में। मुश्किलात भी आई होंगी अपने सारे सफ़र में चूज़ करना। क्या ऐसी याद में ऐसी कोई चीज़ है कि हाँ ये शायद मेरी लाइफ में तो आई है, लेकिन मेरे जो भी आज उस टाइम से गुजर रहे हो, अपने कैरियर को चूज़ कर रहे हो, कोई ऐसी बात और ऐसा सबक उनके लिए जो आप समझते हैं कि ज़रूरी है कि अगर वो एक्सपीरियंस करें तो वो उससे बच जाए? काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा टाइम भी आया कि मैं भूखा भी सोया वहाँ पे। वो चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको सिर्फ बता दूँ कि किसी भी फील्ड में हो, किसी भी मीन्स लेवल पे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी होती है कि आपको स्ट्रगल करनी होती है। दूसरा ये कि आपने एक गोल आपने सेट कर लिया कि मैंने यहाँ पे पहुँचना है, तो आपने उसके लिए स्ट्रगल करनी है। मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ आजमाई है, मुझे मेरे बुजुर्गों ने बताई, अल्लाह उनको रहमत करे, उन्होंने एक चीज़ मुझे समझाई थी कि बेटा अगर आपकी नीयत, अब आपका मकसद नेक है, नीयत साफ है और आपकी मेहनत सच्चे दिल से है, तो अल्लाह ताला आपको खुद जो है वो आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कहाँ से दे रहा है। अगर सच्चे दिल से मेहनत की हो तो आपको जो है ना कहीं लाइफ में उसका सिला मिल जाता है। लेकिन अगर बंदे के नीयत में ही खोट हो तो वो कहीं नहीं होता। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइफ में की हैं। तो
स्पेशली जो नहीं जो भी सुन रहे हैं उनके लिए यही चीज़ कि यार अपनी नीयत जो है ना साफ रखें, मकसद आपका नेक होना चाहिए, अल्लाह ताला खुद ही जो है ना कि वो सब कुछ चलाते रहते हैं। तो हम भी बात वही कर रहे थे कि असल मकसद के लिए आपको अपना ट्रैक ठीक रखना है और अपनी नीयत ठीक रखनी है और आपने बस चलते जाना है। आज आप फैशन वर्ल्ड को दुबई में देख रहे हैं। दुबई एक सेंट्रल है पूरी दुनिया का। पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री, फैशन फोटोग्राफी कितना रिच है, जो कि हमारे भी बहुत फोटोग्राफर्स दुनिया में नाम रखते हैं। तो क्या सोचते हैं कि आगे फ्यूचर दुबई पूरी दुनिया को जैसे एक सेंटर है वहाँ पे ही रहने का, या फ्यूचर में है कि यहाँ पे भी कुछ उसमें अपनी इनपुट ऐड की जाए और वापस इस मुल्क को और क्योंकि अब वहाँ भी जो कर रहे हैं वो भी इस मुल्क के पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं, बट एक होता है कि आप वापस आके इस जगह के यहाँ के भी जो अपना पॉजिटिव वे है उसको दिखाया जाए। लेकिन वहाँ पे तो जब तक अल्लाह ताला चाह रहे हैं वो चलता रहेगा। उसके बाद एट द एंड मुझे एक ना एक दिन चाहे वो जिंदा या किसी भी हालत में वापस तो आना है। ये मेरी मिट्टी है, ये ज़मीन है। मेरा भी ये थोड़ा सा है कि ऑफकोर्स मैं जो काम कर रहा हूँ फैशन फोटोग्राफी, वहाँ पे डेफिनेटली पाकिस्तान के जो क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान में आके भी शूट्स करना, वहाँ पे भी जो है इंटरनेशनली अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करना, नॉट ओनली इन दुबई, थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन अभी जो मुझे पिंच कर रही है, जो चीज़ जो मैं करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया। हमें एक्सप्लोर करके दुनिया को दिखाना है कि हमें पाकिस्तान में क्या होता है। हम टेररिस्ट नहीं हैं, ठीक है। हमारा भी एक बहुत ज़्यादा रिच कल्चर है। लोगों के यहाँ दूसरे मुल्कों में 1 से 2 कल्चर होते हैं, हमारे यहाँ मे बी आई थिंक 10 से 15 कल्चर हो, ठीक है। हर मीन्स दो तीन शहरों के बाद कल्चर चेंज होता है, लोकेशंस चेंज होती हैं, ब्यूटी चेंज होती है। हमारे पास दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया की ब्यूटी वाइज जो हमारे मुल्क में ना हो। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे ये सारी पाकिस्तान करना है एक्सप्लोर, और एक्सप्लोर करके अपनी पिक्चर्स के थ्रू, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू वो दुनिया को दिखानी है। अपनी वीडियोस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू वो दुनिया को दिखानी है कि दिस इज़ द पाकिस्तान, दिस इज़ द ट्रू पाकिस्तान, नॉट द वन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन द न्यूज़ चैनल्स, ठीक है। हम लोग वो कहते हैं कि वो झगड़ालू खातून नहीं है पाकिस्तान में सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें थोड़ा सा मुझे ये है कि मेरा पैशन होता जा रहा है। 2-3 साल से मैंने ये लैंडस्केप शुरू किए हैं, दिखाया है लोगों को, लोग सरप्राइज होते हैं कि ये पाकिस्तान में भी है। तो वो चीज़ें, उसके लिए डेफिनेटली आई नीड अ सपोर्ट। आई मीन इसकी पब्लिकेशंस, गाइडेंस कि यहाँ पे आप जाएं, और ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मिल के टाइम, तो वो somehow I need that support from the you can say anyone else or governmental levels, so कि मैं यहाँ पे जाऊँ, अपना आप को शो करूँ, और वो चीज़ें हमने इधर could be governmental levels या individual levels, हमने अपने पाकिस्तान को थोड़ा सा दिखाना है कि ये चीज़ है पॉजिटिव पाकिस्तान। जैसे हमारे कुछ लीडर्स कहते हैं कि ये पाकिस्तान का जो इमेज है वो पॉजिटिव जाना चाहिए, नॉट द नेगेटिव। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये बट वही कि आज भी बट जहाँ प्रोफेशनल लाइफ देखी जाती है वहाँ पे पाकिस्तान को बहुत से मकाम पे पाकिस्तान बहुत आगे है, बहुत दुनिया के। ना सिर्फ डॉक्टरेट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। और हमारा भी जो एक मकसद है वो यही है कि जो पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज है, पॉजिटिव इमेज है, हम उसको मेंटोर्स के थ्रू, आप जैसे लोगों के थ्रू दुनिया को दिखाएं। ये सारी बातें जो आके समअप होती हैं, आप जैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं अपने पैशन के थ्रू, फोटोग्राफी के थ्रू, और कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी इंडिविजुअल जो है अपना रोल जब प्ले कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो एक डायलॉग हो रहा होता है। आपका डायलॉग आपके मीडियम के थ्रू, फोटोग्राफी के थ्रू, पिक्चर के थ्रू है। आप उस पिक्चर के थ्रू दुनिया को एक इमेज देते हैं, एक डायलॉग करते हैं।
तो डायलॉग, बातचीत कितनी ज़रूरी है आज के दौर में, जब चीज़ें होती हैं, डिजिटलाइज होती जा रही है और आपका तो मीडियम ही डिजिटल है। आपने एक विजुअल को लोगों तक प्रेजेंट करना कितना अहम है आपकी फील्ड से, और जो डायलॉग आप करते हैं लोगों से, तो ये डायलॉग बेसिकली बातचीत कितनी अहम है? बातचीत तो बहुत अहम है। जब आप किसी को बात नहीं करेंगे, दुनिया को कैसे पता चलेगा, या सामने वाले बंदे को कैसे पता चलेगा मेरे अंदर क्या है, आप क्या करना चाह रहे हो। तो वो तो चीज़ें डेफिनेटली होनी चाहिए, और अगर किसी लेवल पे हो रही हैं तो उनको ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ मैंने सोची है कि लोगों को, अभी पाकिस्तान बहुत कम लोग आते हैं, आते हुए डरते हैं। उनको बताना है उनको कि यार ये वही पाकिस्तान है जब आप 60s में यहाँ पे आते थे, 50s में 60s में यहाँ पे आते थे, लेट 70s तक लोग आते थे। तो वही चीज़ें वो उनको बताना है, उनसे बात करनी है। उनको कैसे बताना है, मैंने अपने ज़रिए से बताना है, आपने अपने ज़रिए से बताना है, आपने अपनी आर्ट से बताना है, मैंने अपनी पिक्चर से बताना है, अपनी वीडियो से बताना है कि यार, क्योंकि स्पेशली हो क्या रहा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो व्लॉग्स कर रहे हैं, लेकिन समहाउ जो मैंने चीज़ देखी है कि यार उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं। अल्लाह करे बेहतर हो, मेरी भी कोशिश है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन जो भी देखा है अल्लाह ताला की बनाई, ये भी दुनिया वो भी दुनिया। वो लोग ऐसे नहीं है कि जो जिस लेवल पर उनको दिखाया जाता है, हम लोगों के पास भी है। तो वो चीज़ें हमें उनको बतानी है ताकि वो लोग हम यहाँ पे आके विजिट कर सकें। और यही एक मकसद है इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने का और इस सिलसिले को शुरू करने का। आपने पिछले सिलसिलों में भी आपने देखा कि हम पाकिस्तान के उन शख्सियात को बुला के उनके बारे में बातचीत करते हैं और आप सब तक लेकर आते हैं। तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को बेहतर जो है उसको आप तक दिखाया जाए, पूरी दुनिया को बताया जाए। हम इसी पे अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और अपने मेहमान सैफ अकरम का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने इतना वक्त निकाला, और आपके जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत नेक तमन्नाएं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली किस्त में हम अगली नशिस्त में एक नए मेहमान के साथ मुलाकात कराएंगे आपकी। आप हमारा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, हमारा चैनल्स पे आप लाइक कर रहे हैं, आप ज़रूर इसको फैलाएं। जो भी आप नई शख्सियत से मिलना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में मुलाकात होगी एक अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।